देश की राजनीति में एक चर्चा बहुत तेजी से चल रही है। क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही भारत के नए उप प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर उसी परंपरा को दोहराने जा रही है जिसे कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाद में लाल कृष्ण आडवाणी के लिए स्थापित किया गया, या सिर्फ एक राजनीतिक अटकल है? आज हम तथ्यों, इतिहास और राजनीतिक संकेतों के आधार पर इस पूरे मुद्दे का दरअसल विश्लेषण करेंगे। सवाल ये उठता है कि आखिर ये चर्चा क्यों शुरू? सबसे पहले यह स्पष्ट कर दें कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाए जाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। न ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने, न सरकार ने, न बीजेपी की तरफ से इसकी कोई पुष्टि की। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा कई कारणों से तेज है। पहला कारण क्या है? अमित शाह लगातार दूसरे कार्यकाल में गृह मंत्री। दूसरा, जम्मू कश्मीर और अनुच्छेद 370, सीएए, 3 नए आपराधिक कानून, नक्सल विरोधी अभियान और आंतरिक सुरक्षा जैसे बड़े फैसलों में उनकी भूमिका केंद्रीय रही। इसके अलावा संगठन, सरकार में उनकी पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है। चौथा, 2029 की रणनीति और मोदी के बाद बीजेपी के नेतृत्व को लेकर भी राजनीतिक विश्लेषक विभिन्न संभावनाओं पर चर्चा करते हैं। इन्हीं कारणों से उप प्रधानमंत्री बनने की उनकी संभावना लगातार अटकलें पकड़ रही है। यहां यह भी जानना जरूरी है कि भारत में उप प्रधानमंत्री का पद क्या है। भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई संवैधानिक पद नहीं है, जैसे उप मुख्यमंत्री का होता। अनुच्छेद 74 केवल प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात करता है। उप प्रधानमंत्री बनना पूरी तरीके से प्रधानमंत्री का राजनीतिक निर्णय है। इसके अलग तरीके से कोई संवैधानिक अधिकार नहीं होते, उन्हें वही अधिकार मिलते हैं जो उनके मंत्रालय के अधीन होते। इसलिए उप प्रधानमंत्री बनना ज्यादा एक पॉलिटिकल और प्रतीकात्मक महत्व रखता है। अब सवाल यह है कि अब तक कौन कौन उप प्रधानमंत्री बने हैं और उसका प्रतीकात्मक महत्व क्या रहा है। भारत में अब तक कई नेताओं को उप प्रधानमंत्री यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे पहले उप प्रधानमंत्री बने, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया था। 562 रियासतों का भारत में विलय कराया उन्होंने, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस की मजबूत नींव रखी। दूसरे उप प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। 1967 में इंदिरा सरकार में उप प्रधानमंत्री बने और बाद में स्वयं प्रधानमंत्री। तीसरे, चौधरी चरण सिंह, जनता पार्टी की सरकार में उप प्रधानमंत्री बने और बाद में प्रधानमंत्री भी बने। तो ऐसा नहीं है कि उप प्रधानमंत्री जो बनते वो प्रधानमंत्री नहीं बनते। चौथे, बाबू जगजीवन राम, आपातकाल के बाद जनता पार्टी की सरकार में उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया और उस समय प्रधानमंत्री पद के भी दावेदार। इसके अलावा पांचवें, चौधरी देवीलाल, 1989 में और फिर 90 में उन्हें बीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकारों में उप प्रधानमंत्री बनाया गया। और फिर लाल कृष्ण आडवाणी, 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उप प्रधानमंत्री बनाया गया लाल कृष्ण आडवाणी। उस समय वो पहले से ही गृह मंत्री। यही तुलना आज सबसे अधिक अमित शाह से की जाए। अगर अमित शाह और आडवाणी की समानताओं पर बात करें तो दोनों बीजेपी संगठन के सबसे प्रभावशाली रणनीतिकार हैं। दोनों पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, फिर गृह मंत्री बने और दोनों चुनावी रणनीति के मास्टरमाइंड। दोनों प्रधानमंत्रियों के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में शामिल रहे और यहीं से तुलना शुरू हुई। लेकिन अंतर भी, आडवाणी उस समय बीजेपी के सबसे सीनियर नेता थे। आज बीजेपी का नेतृत्व पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के हाथों में केंद्रित है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अमित शाह उप प्रधानमंत्री बनते हैं तो राजनीतिक संदेश इसका क्या होगा, राजनीतिक मायने क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो कई संदेश एक साथ निकलेंगे। पहला, केंद्र सरकार ये संकेत दे रही है कि अमित शाह प्रधानमंत्री के बाद सबसे वरिष्ठ राजनीतिक चेहरा है। दूसरा, 2029 के लिए एक नेतृत्व की संरचना स्पष्ट संकेत दे देगी। और तीसरा, बीजेपी संगठन और सरकार दोनों में शक्ति संतुलन और औपचारिक संदेश पूरी तरीके से प्रसारित हो जाएगा। और साथ ही साथ चौथे तौर पर एनडीए सहयोगियों के बीच भी एक मजबूत समन्वयकारी भूमिका उनकी स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन क्या इसकी आवश्यकता है अभी? यही सबसे बड़ा सवाल कि आज इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है कि अमित शाह को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया। आज अमित शाह पहले से ही गृह मंत्री, केंद्र की प्रमुख समितियों का हिस्सा है, सुरक्षा मामलों पर सबसे अधिक प्रभावशाली मंत्री हैं, बीजेपी संगठन में भी वो निर्णायक प्रभाव रखते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उप प्रधानमंत्री का पद जोड़ने से उनकी वास्तविक शक्तियों में कोई बड़ा संवैधानिक बदलाव आएगा? तो इसका जवाब सिर्फ नहीं है। बदलाव मुख्यतः राजनीतिक और प्रतीकात्मक हो। कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे भविष्य की राजनीति से जोड़ते हैं और कहते हैं कि इससे अमित शाह का जो उत्तराधिकार तो है वो कहीं ना कहीं स्थापित हो। हालांकि बीजेपी आधिकारिक रूप से कभी
उत्तराधिकारी की राजनीति पर सार्वजनिक चर्चा या बहस नहीं करती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी व्यक्ति नहीं बल्कि संगठन आधारित पार्टी, इसलिए किसी भी संभावित नियुक्ति को भविष्य के नेतृत्व का अंतिम संकेत मान लेना जल्दीबाजी है। हालांकि अगर अमित शाह प्रधानमंत्री बनते हैं तो विपक्ष इसे सत्ता के और अधिक केंद्रीकरण के रूप में पेश कर सकता है। दूसरी ओर बीजेपी से अनुभवी नेतृत्व को औपचारिक सम्मान देने, प्रशासनिक समन्वय मजबूत करने का कदम बता सकते हैं। आज की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अमित शाह को उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, इसलिए हम अभी इसे राजनीतिक चर्चा और अटकल के रूप में ही मानते हैं। इतिहास बताता है कि उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक शक्तियों से अधिक राजनीतिक महत्व का होता है, और वो सरदार पटेल से लेकर आडवाणी तक हमने देखा है। सरदार पटेल से लेकर आडवाणी तक ये पद उन नेताओं को ही मिलता रहा जिन्होंने सरकार और राजनीति दोनों में असाधारण प्रभाव किया। अगर भविष्य में अमित शाह को ये जिम्मेदारी मिलती है तो केवल एक प्रमोशन के रूप में ऐसा नहीं होगा, बल्कि बीजेपी की राजनीतिक रणनीति, सत्ता संरचना और भविष्य के संदेश के संदर्भ में इसे देखा जाना चाहिए। क्या अमित शाह भारत के अगले उप प्रधानमंत्री बनेंगे या केवल राजनीतिक अटकल ये बात साबित होगी, इसका जवाब अभी आने वाला वक्त है। क्योंकि तो आप भी जानते हैं कि रिसफल की बात चल रही है। इतना लेकिन तय है कि भारतीय राजनीति में सत्ता के संकेत अक्सर औपचारिक घोषणा से पहले ही चर्चा का विषय बन जाते हैं। आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं? क्या अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आपको अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो ब्रेकिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।